हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर की। ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल। हम बात करेंगे उसमें मानव भूगोल से संबंधित, ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव के साथ साथ हम यहाँ चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव की बात करेंगे। तो स्वागत है हमारे मेगा माइंड आर्ट्स क्लासेज में, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9939318728 पे, ठीक है। तो शुरू करते हैं मानव भूगोल क्या है, ठीक है। इसमें आपका पहला टॉपिक है मानव भूगोल के जनक। अगर आपसे वास्तविक जनक पूछे तो आपको बताना है मानव भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। लेकिन अगर वही पूछे मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी के व्यवस्थित रूप से जनक किसको कहा जाता है, तो मानव भूगोल के व्यवस्थित रूप से जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे मानव भूगोल का व्यवस्थित रूप से जनक किसको कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। अर्थात मानव भूगोल के व्यवस्थित जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है और मानव भूगोल का जनक सामान्यतः हिकेटियस को कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ आपका पहले देखेंगे कि मानव भूगोल क्या है, ठीक है ना। हम यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर मानव भूगोल है तो क्या है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ नॉर्मली याद कर लेना है, ठीक, समझना है। मानव भूगोल एक तरह से सामान्यतः भूधरातल का अध्ययन है, ठीक है ना। क्या बोले हम, भूधरातल मतलब पृथ्वी से संबंधित और मानव पृथ्वी से संबंधित तरह से अध्ययन का विषय है, जिसे मानव भूगोल की परिभाषा में देते हैं। तो यहाँ देख रहे करें मानव भूगोल मानव विकास के विभिन्न चरणों पर उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का एक अध्ययन है, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। मतलब सामान्यतः की बात करें अगर तो मानव भूगोल भूधरातल का एक अध्ययन है जिसमें मनुष्य भी शामिल होता है, ठीक है। यह मानव, यहाँ मानव नहीं मानव है, ठीक है ना। यह मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो इस तरह से मानव भूगोल क्या है, तो मानव भूगोल विकास के विभिन्न चरणों में उस पर पड़ने वाले भौगोलिक प्रभावों का एक अध्ययन है। मतलब भौगोलिक प्रभाव मानव पे क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है ना, उनके बीच एक तरह से पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। साथ ही यह मानव और उसके भौतिक पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है। यहाँ एक यहाँ विभिन्न मानव भूगोल के विभिन्न विद्वान होते हैं और उनके अनुसार मानव भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं दी जाती है, जिसमें पहला है डी ब्लॉस के अनुसार, ठीक है ना, डॉक्टर डी ला ब्लॉस, ठीक है। इनके अनुसार मानव भूगोल की क्या परिभाषाएं हैं, तो ये कहते हैं, ठीक है, इस तरह से ये कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का एक तरह से अध्ययन है, ठीक है ना। तो यहाँ कर है मानव भूगोल मानव और उसके भौतिक पथ वातावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन है। अर्थात भूगोल पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित वस्तु का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। मतलब पृथ्वी और पृथ्वी से संबंधित साथ ही मानव से संबंधित अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। तो डी ब्लॉस के अनुसार उनकी ये परिभाषाएं हैं। यहीं अगर बात करें रैटजल के अनुसार, एक विद्वान होते हैं मानव भूगोल के रैटजल के अनुसार, और इनकी एक पुस्तक भी होती है एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है ना। उसमें ये वर्णन करते हैं कि मानव भूगोल क्या है, तो कहते हैं मानव भूगोल सर्वत्र वातावरण से संबंधित होता है। अर्थात मानव क्या होता है, तो मानव भूगोल में सर्वत्र ये सारे जो हमारे आसपास के, ठीक है ना, जीव वस्तु हैं उनसे संबंधित होता है। और इसका उल्लेख उन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफिया पुस्तक में किया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफिया किसकी पुस्तक है, तो रैटजल की पुस्तक है, ठीक है ना। अब यहाँ एक और होती हैं लेडीज, उनके अनुसार, ठीक है, मानव भूगोल की क्या परिभाषाएं हैं, तो कुमारी सैंपल के अनुसार वो कहती हैं कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है ना। और ये परिभाषा एग्जाम में पूछता है कि क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, तो कुमारी सैंपल का। और कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल कुछ नहीं है, मानव भूगोल मानव और ये जो अस्थायी पृथ्वी जो चल रही है वर्तमान में, इनके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये कहलाता है मानव भूगोल, ठीक है ना। एक तरह से यहाँ दौर आता है 1990 का दशक, और इस 1990 के दशक को आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। मतलब मानव भूगोल में 1990 के दशक को आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ज्योग्राफी में कि 1990 के दशक को भूगोल में किस नाम से जाना जाता है, तो 1990 के दशक को भूगोल में आधुनिकतावाद के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, कहता है निश्चयवाद की परिभाषाएं क्या है, निश्चयवाद की विचारधारा क्या है, ठीक है ना। और निश्चयवाद की विचारधारा में क्या होता है, तो आपको केवल याद करना है ना, इस परिभाषा में मानव प्रकृति का दास होता है, ठीक है ना। मतलब कहीं ना कहीं मानव प्रकृति के सारे शक्तियों के सामने क्या होता है,
मूर्ख होता है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं निश्चयवाद विचारधारा की मान्यता है कि मानवीय क्रियाकलापों पर भौतिक वातावरण का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि मानव पर एक तरह से ये तो बात सही है कि मानव पर भौतिक वातावरण का प्रभाव प्रत्यक्ष भी पड़ता है, अप्रत्यक्ष भी पड़ता है, जैसे मानवकृत आपदा, ठीक है ना, और प्रकृति आपदा, इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा ये बोल रहे हैं, कह रहे इस विचारधारा के अनुसार मानव प्रकृति का दास होता है, मतलब गुलाम होता है, अर्थात कह रहे हैं इसमें मानव प्राकृतिक शक्तियों के सामने तुच्छ होता है, बिल्कुल तुच्छ नाम मात्र का होता है, तथा वह मूर्ख बनकर इन्हें चलाता रहता है, इनसे चलता रहता है, इनके सामने पंगु बना रहता है, ठीक है ना। यहाँ अगला है 3 नंबर पॉइंट आपको बताना है इसमें, संभववाद की संकल्पना का परीक्षण करें, अर्थात संभववाद की विचारधारा क्या है। और ये सारे क्वेश्चन 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं, संभववाद क्या है, निश्चयवाद क्या है। तो यहाँ देखना है, इस तरह से इसको संभावनावाद भी कह सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, संभावनावाद भी बोलते हैं, संभववाद को संभावनावाद भी बोलते हैं। और एक फ्रांस के वैज्ञानिक होते हैं, एक विद्वान होते हैं, जिसका नाम होता है विद्वान फैब्रे ने संभववाद का नाम दिया। मानव भूगोल में एक तरह से संभववाद का नाम किसने दिया था, तो फ्रांस के एक विद्वान होते हैं, जिसका नाम होता है फैब्रे ने नाम दिया। इसमें वो कहते हैं कि मानव प्रकृति के तत्व को चुनने के लिए स्वतंत्र होता है, मतलब मानव एक तरह से प्रकृति में पाए जाने वाले, वातावरण में पाए जाने वाले, अपने आसपास पाए जाने वाले सभी चीज़ों को एक तरह से मतलब ना दास बनते हुए भी चुनने के लिए वो साक्ष्य, ठीक है ना, आज़ाद है। और वो कहते हैं कि और मनुष्य ही इन संभावनाओं का स्वामी होता है, अर्थात सीधी तौर पर बात किया जाए ना, तो जितने भी संसाधन होते हैं उन संसाधनों का उपयोग स्वयं मानव करता है, और मानव एक खुद में संसाधन है। सुनिए इधर, तो यहाँ ये तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा संसाधन कौन होता है, तो मानव होता है, और मानव अगर न रहे तो संसाधन की कोई भूमिका नहीं रहती है, ठीक है ना, जीवन में। इसलिए सर्वोच्च संसाधन मानव होता है, वही यहाँ कर है, मनुष्य ही इन संभावनाओं का स्वामी होता है, अर्थात संसाधन, अर्थात सही मायने में कहा जाए तो संसाधनों का स्वामी होता है। फैब्रे का विचार है कि इनका विचार है कहीं अनिवार्यता है, कहीं अनिवार्यता नहीं है, सब जगह संभावनाएं हैं, ठीक है ना, ये सही है। और ये लाइन पूछा हुआ है, कहीं अनिवार्यता नहीं है, सभी जगह संभावनाएं है, कथन किसका है, तो फ्रांस के एक विद्वान होते हैं फैब्रे, उनका कथन है। इसमें यह भी कहा गया है कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। बात तो सही है, अगर अभी देख लीजिए चल रहा है कोरोना काल, ये तो मानव जनित आपदा है, इतना तय है कि यह मानव जनित आपदा है, ठीक है ना, इसको प्रकृति प्रदत्त आपदा हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन यहाँ सही कहा गया कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है, ठीक है ना, सब चीज़ मनुष्य से होता है, मनुष्य जो करेगा जैसा करेगा वैसा पाएगा, प्रकृति द्वारा उसे प्रतिपादित की जाएगी। 4 नंबर पॉइंट है, नौ निश्चयवाद की विचारधारा क्या है, इसे किसने प्रतिपादित किया था। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि नौ निश्चयवाद की विचारधारा किसने दिया था, तो एक वैज्ञानिक होते हैं रे टेलर, ठीक है ना, ग्रिफिथ टेलर के द्वारा नौ निश्चयवाद की परिभाषा दी जाती है। और क्या कहा जाता है, तो इसे आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। मतलब निश्चयवाद की परिभाषा को, विचारधारा को निश्चयवाद तथा आधुनिक निश्चयवाद तथा वैज्ञानिक नियतिवाद भी कहा जाता है। इस विचारधारा का प्रतिपादन ग्रिफिथ टेलर के द्वारा किया गया था, तो हमने बताया। और यह क्या होता है, तो यह विचारधारा निश्चयवाद एवं संभववाद के बीच की विचारधारा होती है। मतलब कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था ग्रिफिथ टेलर में, ठीक है ना, ग्रिफिथ टेलर ने फ्रांस के वैज्ञानिक फैब्रे, ठीक है ना, वहाँ भी हम पढ़े थे, और संभववाद में भी हमने देखा था। तो इन दोनों के बीच की यह विचारधारा है। इस विचारधारा को ग्रिफिथ टेलर नामक, ठीक है ना, विद्वान ने दिया था, और इन्होंने कहा था रुको और जाओ, ठीक है ना। इस तरह से इस नौ निश्चयवाद की विचारधारा को रुको और जाओ की विचारधारा के भी नाम से जाना जाता है। तो रुको और जाओ निश्चयवाद की विचारधारा किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था, ठीक है ना। यहाँ अगर टू द पॉइंट बात करें तो अधिवास जो रहने की छोटी इकाई होती है भूगोल में, ग्रामीण अधिवास, अर्थात अधिवास भूगोल में ग्रामीण अधिवास, नगर एवं ग्रामीण नियोजन का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अधिवास भूगोल के अंतर्गत क्या होता है, तो अधिवास भूगोल के अंतर्गत नगरों में निवास करने वाले ग्रामीण एवं नगर नियोजन का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। और अगर जनसंख्या भूगोल की बात करें तो जनसंख्या भूगोल में जननांगिकी अर्थात जनसंख्या का अध्ययन, अर्थात लोगों की संख्या
इसका अध्ययन किया जाता है। यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है, किसने कहा था? तो कुमारी सैंपल ने कहा था, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है ना। यहाँ बात करते हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक रैटजेल की है। रैटजेल नामक एक विद्वान होते हैं जिन्होंने एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक लिखा था और उन्होंने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी थी। क्वेश्चन है, जियोग्राफिया या जनरलिस्ट के लेखक के कौन है? तो वारिन से ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जियोग्राफिया या जनरलिस्ट के लेखक कौन है? तो वारेनियस हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फ्रेडरिक रैटजेल को क्वेश्चन हमेशा पूछता है, या आधुनिक मानव भूगोल का जनक? तो रैटजेल को ही कहा जाता है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, रैटजेल को कहा जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नॉन निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर, हमने बताया अभी ऊपर। मानव भूगोल का सिद्धांत किसने दिया था? तो हंटिंगटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है ना। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है मानव भूगोल। मानव भूगोल में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको परिभाषाएं देखनी है कि मानव भूगोल क्या होता है और नॉन निश्चयवाद की विचारधारा क्या है, साथ ही संभववाद की संकल्पना किसने दी थी, संभववाद क्या है, ठीक है ना। संभववाद का आपको समझना है संभावना, मतलब प्रकृति में जितने सारी वस्तुएं होती हैं, जितने संसाधन होते हैं, उनकी अनिवार्यता कहीं नहीं है, बस एक तरह से वो सभी संभावनाएं हैं। मनुष्य चाहे तो उसका उपयोग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। और पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्वामी कौन होता है संसाधन के रूप में? मनुष्य ही होता है। साथ ही निश्चयवाद की विचारधारा क्या है, और सबसे आपको याद करना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कुमारी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषाएं क्या है, साथ ही मानव भूगोल क्या है, अर्थात मानव भूगोल को परिभाषित करें। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। तो जय हिंद, जय भारत।